Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss actinopods and foraminiferans as well as the apicomplexans of the protozoa. So let's move to the classwork. So dear students, we are discussing major groups of protista, and the first group is under discussion, that are the protozoans. And we have done the subgroups of protozoa. Number one, we have discussed amoebae. Number two, we have discussed zooflagellates. Number three, we have discussed ciliates. And now we are going to discuss number four, foraminiferans and actinopods. Dear students, these protists or these protozoans, they produce shells. The actinopods and foraminiferans produce shells which are also called as tests. Clear? अब इसमें डिफरेंस है इनकी कंपोजिशन में, एक्टिनोपॉड्स और फोरामिनिफेरेंस की. The shells of foraminiferans are made up of calcium. They are made up of calcium. इसको MCQs के लिए मार्क करें प्लीज अभी से. And the shells of actinopods are made up of सिलिका. तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने सिलिका, दैट इज SiO2, द फॉर्मूला फॉर सैंड. और आपको पता है कि सिलिका यानी रेत को पिघला कर क्या बनाया जाता है? शीशा, ग्लास, लाइक दिस इज अ ग्लास. ठीक है. सो इसी तरह से इनके जो शेल्स होते हैं, जो एक्टिनोपॉड्स हैं, इनके शेल्स ग्लासी होंगे. ठीक है. अब कैल्शियम चूँकि थोड़ा ये हार्ड मटेरियल है और ये ग्लासी नहीं होता, बल्कि ये वाइटिश कलर का होता है, जैसे चॉक और ग्रे लाइक. तो इस तरह से इनके शेल्स होंगे. ठीक है. एक और खासियत इनके शेल्स की, द शेल्स, their shells have pores. उनके अंदर बहुत सारे सुराख होते हैं. ठीक है. from where
or through where these organisms release pseudopods, जैसे कि अमीबा के अंदर आपको पता सूडोपोडिया बताया था, उसी तरह से इनके अंदर भी सूडोपॉड्स ये रिलीज करते हैं, एक्सटेंशंस होती हैं साइटोप्लाज्म की, which are the extensions of cytoplasm and form a net release sticky substance और उसमें फिर स्टिकी सब्सटेंस रिलीज करते हैं एंड द ट्रे इज एंटेंगल्ड। तो इनका जो शिकार है जैसे इनके करीब से गुजरेगा फंस जाएगा, क्योंकि स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो अब वो रेडी है कि इनको ये इंजेस्ट कर दें थ्रू एंडोसाइटोसिस। क्लियर? और एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स याद रखनी है, द डेड फोरामिनिफेरेंस, किसकी बात हो रही है? डेड फोरामिनिफेरेंस sink to the bottom of sea or oceans। अच्छा, इनका हैबिटेट याद रखिएगा, दे आर मैरीन। क्लियर? दे आर मैरीन। सो सीज और oceans where they form their shells form grey mud। उससे क्या बनती है? ग्रे कलर की मट्टी, ग्रे मड, कीचड़ टाइप, which changes into chalk। वो अल्टीमेटली क्या बन जाता है? चॉक, वो वाइट वाइट जिसे हम चूना भी कहते हैं। ठीक है? सो फोरामिनिफेरेंस ऑफ द पास्ट have created limestone deposits। और वहीं से ये बहुत ज़्यादा जो डिपॉजिट्स हैं वहीं से निकाले जाते हैं। और नाउ देयर एग्जांपल्स। तो ये बात आपको समझ आई? ये ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो शेल्स बनाते हैं। ठीक है? और इनके जो शेल्स, इनको टेस्ट भी कहते हैं। इनके जो शेल्स होते हैं वो डिफरेंट कंपोजिशन के होते हैं। फोरामिनिफेरेंस के जो शेल हैं वो कैल्शियम से बनते हैं। एक्टिनोपॉड्स के शेल जो हैं वो सिलिका से बनते हैं। इसी वजह से ये ग्लासी भी होते हैं। ठीक है? इसी वजह से ये ग्लासी होते हैं, शीशे की मानद। और इनके शेल्स होते हैं उनके अंदर पोर्स होते हैं और बेहतरीन किस्म के डिज़ाइंस होते हैं इनके। फ्रॉम वेयर these organisms release pseudopods, यानी the extensions of the cytoplasm, and form a net which release sticky substance and the prey is entangled। उसमें जो इनका शिकार है वो फंस जाता है। जो डेड फोरामिनिफेरेंस हैं ये समंदरों की तह में जाकर जब डूब जाते हैं, सिंक, डेड, मरे हुए,
तो वो उनके जो शेल्स होते हैं उनसे बनता है ग्रे मड, और वो जो इवेंचुअली जो है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से चौक में कन्वर्ट हो जाता है। और पुराने वक्तों में जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो जो डेड फोरामिनिफेरन्स थे, उनके शेल्स ने एक अच्छे खासे लाइम डिपॉजिट्स जो हैं वो पीछे छोड़े। नाउ द एग्जाम्पल्स। That is the beauty of the nature. इतने खूबसूरत किस्म के इनके शेल्स हैं ये, और इतने ज़बरदस्त किस्म के इनके डिज़ाइंस हैं कि इंसानी अकल दंग रह जाती है कि ये किस तरह से बने होंगे। क्लियर? सो ये बेसिकली एक फोरामिनिफेरन का शेल है जो कि कैल्शियम से बना हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद कलर का, चूने की तरह। और ये पैटर्न देखिए कितना ज़बरदस्त है, और इसके अंदर मौजूद हैं वो सुराख, वो पोर्स जिसमें से ये रिलीज़ करते हैं वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं या सूडोपोड्स कहते हैं, और एक जाल सा बना देती हैं, और उसकी मदद से फिर ये अपने शिकार को, क्योंकि उस जाल में से एक स्टिकी सब्सटेंस रिलीज होता है, वो फंस जाता है आके इनका जो शिकार है वहीं पे, और फिर ये उनको एंडोसाइटोसिस के ज़रिए इंजेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि ये प्रोटोजोन्स हैं, प्रोटोजोन्स आर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, सो एनिमल लाइक हैं तो मतलब कि दे हैव गॉट द mode of nutrition, that is ingestion. So this is a forum. This is a forum, basically, which is an example of foraminiferan. Clear? और इसी तरह से वो जो ग्लासी हैं वो सिर्फ ऐसे नज़र आते हैं, इनके वो निकले हुए, मैं सिर्फ बाउंड्री बना रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि इनके अंदर ये ग्लास सा बना हुआ है। ठीक है, तो इनके ग्लासी शेल्स हैं। सो दैट इज बेसिकली a radiolarian. It is radiolarian, which is an actinopod. Actinopod and have glassy shell. इसलिए मैंने दरम्यान में कोई वो जो कलर जो है वो नहीं किया। इस तरह से इनमें सुराख होते हैं जिनमें से ये एक्सटेंशंस निकली हुई हैं इसकी। क्लियर? तो ये इस तरह से इंटेंगल करेंगे अपने प्रे को। Now, dear students, another and the last subgroup of the protozoans are number 5. They are apicomplexans. Apicomplexans. So, dear students, apicomplexans, they are large parasites. They are large. This is a large group. Large not in the sense कि ये size के एतबार से, large का मतलब इनकी group की बात है। Large group of parasitic. They are parasitic protozoans. Clear? And they are unicellular. Totally. And they cause many serious diseases
many serious and dangerous diseases in humans. For example, like the मलेरिया का नाम आपने सुना हुआ है, ठीक है। तो वो इसी बेसिकली एक एपिकम्प्लेक्सन है जिसकी वजह से होता है मलेरिया, which is caused by Plasmodium, जो कि एक पैरासिटिक प्रोटोजोन है। डियर स्टूडेंट्स, इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। मैंने जो शुरू में एक टेबल बनाया था उसमें आपको दिखाया था, दे डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गन, दे एक्चुअली लैक द लोकोमोटरी ऑर्गन। तो फिर हरकत कैसे करनी है भाई? दे लैक locomotory organs, so can move only by flexing. डियर स्टूडेंट, जल्दी से इस लाइन को एमसीक्यूज के लिए मार्क कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है, कि एपिकम्प्लेक्शंस कैसे मूव करते हैं? बाय फ्लेक्सिंग। फ्लेक्स का मतलब समझते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से। तो चूंकि इनके अंदर वैसे तो कोई दूसरा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, तो ऐसे सुकड़ कर और ऐसा थोड़ा सी बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करके ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर या लिक्विड मीडियम के अंदर ऐसे ट्रेवल कर जाते हैं। सो दैट इज देयर मोड ऑफ लोकोमोशन बाय फ्लैक्सिंग। अब इसमें एक मलेरिया का लाइफ साइकिल जो है वो शामिल किया गया है, उसको डियर स्टूडेंट्स ज़रा देखते हैं। क्योंकि एपिकम्प्लेक्शंस का जिक्र आया, तो एपिकम्प्लेक्शंस में मलेरियल पैरासाइट और मलेरियल पैरासाइट जो है यानी कि प्लाज्मोडियम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में दो तो प्लाज्मोडियम आएंगे। एक तो प्लाज्मोडियम याद रख लें, उस पर भी लिख लें, ये है एपिकम्प्लेक्शंस की यानी प्रोटोजोन। एक आगे प्लाज्मोडियम आएगा फंगस लाइक प्रोटिस्ट के अंदर, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, ठीक है। तो वो उसका नाम भी प्लाज्मोडियम है, लेकिन वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, वो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है। सो हियर इज द life cycle of Plasmodium. तो इसमें डियर स्टूडेंट्स दो होस्ट हैं इसके, एक मॉस्किटो और एक ह्यूमन। क्लियर? तो होता क्या है कि द प्लाज्मोडियम which is in the form of a spore, एक स्पोर की शक्ल में होता है, called sporozoite, तो एक स्पोर की शक्ल में और उसके अंदर इन्फेक्टिव एजेंट यानी कि ये प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है ये मौजूद है। एंड इन विच द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट एंटर्स, ये एंटर होता है, एंटर्स द ह्यूमन बॉडी when an infected female Anopheles, को याद है? फीमेल Anopheles bite a normal person
चूँकि मॉस्किटो जो है ये फ्लूइड फीडर है, ये ब्लड सक करता है और आपको पता है ब्लड सक करने से पहले वहाँ पर अपने सलाइवा के ज़रिए ये एक एंटी कोगुलेंट स्किन के अंदर जो है छोड़ देता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, ठीक है। तो उस सलाइवा के अंदर मौजूद है ये प्लाज्मोडियम। So when an infected enters the infected female Anopheles bites a normal person, the Plasmodium enters via saliva of mosquito, क्लियर, उसके थूक से, क्योंकि वो थूक इसलिए वहाँ पर सलाइवा किस लिए इंजेक्ट करती है, बिकॉज उसके अंदर होते हैं एंटी कोगुलेंट्स, ताकि जब वो ब्लड सक करे तो उसका, क्योंकि हमारे ब्लड की खासियत है जैसे ब्लड वेसल से बाहर निकलता है तो वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, तो वो ऐसा केमिकल उस सलाइवा के ज़रिए रिलीज़ करती है जो कि एंटी कोगुलेंट होता है और उसी सलाइवा के अंदर मौजूद होता है जो इन्फेक्टेड होगी उसके अंदर मौजूद है प्लाज्मोडियम, जो कि एक स्पोर की शक्ल में होगा, उस स्पोर को कहते हैं स्पोरोजोइट। क्लियर? Now what happens? The sporozoite enters bloodstream, वो खून में चला गया, ठीक है, और वहां से फिर एंड रीच लिवर पैरेन्काइमा, हमारे लिवर के अंदर पहुंच गया, उनके सेल्स के अंदर। क्लियर? हियर इन लिवर प्लाज्मोडियम विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोजोइट, वो जो कि स्पोरोजोइट्स की शक्ल में है, डिवाइड्स एंड फॉर्म्स मीरोजोइट्स, और क्या बना देगा? मीरोजोइट्स, सेल्स बना दिए, ठीक है। अब ये मीरोजोइट्स ब्लड में शामिल होंगे। नाउ द मीरोजोइट्स will enter the bloodstream and infect and start infecting the erythrocytes. Means the RBCs, रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे and some of the merozoites will form गैमेटोसाइट्स, क्या बनवा देंगे? गैमेटोसाइट्स। other will continue to multiply in red blood cell and ultimately leads to bursting of the cell. अंदर जमा होते रहेंगे तो उससे क्या होगा? रेड सेल क्या होगा? बर्स्ट कर देगा, बर्स्टिंग ऑफ आरबीसीज, वो बर्स्ट हो गए। एंड नाउ व्हाट हैपन्स, these RBCs release toxins which causes
periodic, which causes periodic chills and fever, high fever. ये सबसे अहम अलामत है इस बुखार की कि पहले ठंड लगेगी और उसके बाद फिर तेज़ बुखार हो जाएगा। और ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो एक मखसूस वक्त के बाद रिपीट हो। क्लियर? और इसमें जो मुख्तलिफ तरह की इसकी जो स्पीशीज़ हैं, मुख्तलिफ तरीके का मुख्तलिफ उनका टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें वो ये पीरियोडिसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको ज़रा एक ओवरव्यू ले लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम का, कि प्लाज्मोडियम जो कि स्पोर्स की शक्ल में जो है ह्यूमन बॉडी में एंटर होता है, उन स्पोर्स को कहते हैं स्पोरोजोइट्स। ठीक है? और वो एंटर कैसे होते हैं? जब भी फीमेल एनोफिलीज, आपको पता ही है फीमेल एनोफिलीज जो है वो जब बाइट करती है, तो जब वो बाइट करने से पहले वहाँ पर सलाइवा एंटर करती है ताकि वो ब्लड जो है क्लॉट ना हो, और उसी सलाइवा के अंदर ये स्पोर्स मौजूद होते हैं जिनको हम स्पोरोजोइट्स कहते हैं। यहाँ से ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, ब्लड स्ट्रीम से एंटर होते हुए ये पहुँचते हैं, ट्रेवल करते हैं, पहुँचते हैं लिवर में, लिवर के पैरेन्काइमा सेल्स में, लिवर पैरेन्काइमा सेल्स में ये डिवाइड करेंगे स्पोरोजोइट्स और कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू अनदर सेल विच इज कॉल्ड एज मीरोजोइट्स। क्लियर? अब ये मीरोजोइट्स वहाँ से निकलकर और ब्लड स्ट्रीम में शामिल होंगे। ब्लड स्ट्रीम में शामिल जो आरबीसीज हैं उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देंगे। आरबीसीज के अंदर ये कुछ जो है वो गैमेटोसाइट्स बनाना शुरू कर देंगे, गैमेटोसाइट्स, और कुछ जो हैं वो आरबीसीज के अंदर मल्टीप्लाई करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, हत्ता कि जो आरबीसीज है वो बर्स्ट कर जाएंगे, वो फट जाएंगे। और जो गैमेटोसाइट्स है, अगर वो कोई और फीमेल एनोफिलिस दोबारा काटने के लिए आती है, तो वो स्पोरोस जो गैमेटोसाइट्स हैं, जब वो ब्लड सक करेगी तो गैमेटोसाइट्स उसके बॉडी में चले जाएंगे, और गैमेटोसाइट्स वो आपस में मिलकर क्या बना देंगे दोबारा से जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाएगा? द प्लाज्मोडियम। ठीक है? यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फेस है ड्यू टू द इन्फेक्शन, उसकी वजह से क्या होगा कि पहले ठंड लगेगी और उसके बाद फिर तेज बुखार होगा। ठीक है? सो इसे कहते हैं एक पीरियोडिक आरबीसीज रिलीज टॉक्सिन्स व्हिच कॉज पीरियोडिक चिल्स एंड हाई फीवर। पीरियोडिक मतलब कि ये रिपीट होगा एक मखसूस वक्त के बाद, इसका जो सा बुखार है मलेरिया का। अब डियर स्टूडेंट्स, जो मलेरिया कॉज करने के पीछे या आम तौर पर इसकी 5 स्पीशीज हैं प्लाज्मोडियम की, जो कि पीरियोडिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे द पीरियोडिक chills and high fever वेरिएशन। तो वेरिएशन किसके बिहाफ के ऊपर है? वो है इनकी स्पीशीज के ऊपर, कि कौन सी स्पीशीज जो प्लाज्मोडियम की वो एंटर हुई है, जिसकी वजह से। सो इफ देयर इज प्लाज्मोडियम नॉलेसाई, जो प्लाज्मोडियम नॉलेसाई है स्पीशीज की, एक्चुअली ये 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स में इसका साइकिल कंप्लीट हो जाता है, और इसका मतलब है डेली बेसिस पे एक मखसूस वक्त के ऊपर बुखार होगा इसमें, नॉलेसाई में। ठीक है? 24 घंटे में। ठीक है? अगर आपको रोज बुखार हो रहा है, ठंड और उसके बाद बुखार, ठंड फिर बुखार, तेज बुखार, सो दैट माइट बी द इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम नॉलेसाई। इसी तरह से प्लाज्मोडियम विवैक्स, चूंकि साइंटिफिक नेम्स हैं इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं। इसी तरह से प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम falciparum, ये 3 स्पीशीज जब एंटर होंगी तो 48 घंटे के बाद, आफ्टर 48 आवर्स, ये पीरियोडिसिटी जो है होगी चिल्स और फीवर की। और एक और इसकी स्पीशीज है दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ये
पीरियोडिसिटी इसकी है 72 आवर्स के बाद, हर 72 घंटे के बाद। इसको क्वारंटाइन या क्वारंटाइन मलेरिया भी कहते हैं, क्वारंटाइन मलेरिया। क्लियर? सो इस तरह से ये इन्फेक्ट करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये ख़तरनाक भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ये दूसरे टिश्यूज़ में जाकर जब ये सेल्स यानी मीरोसाइट्स इन्फेक्ट करेंगे, ये ब्रेन सेल्स को कर सकते हैं या किसी और जगह पे कर सकते हैं, तो ये ख़तरनाक सिचुएशन भी हो सकती है। तो कुछ वक्तों में आपको पता है कि ये काफ़ी एक डेंजरस डिजीज़ कंसिडर होती रही, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो बहुत आसानी के साथ इसकी जो मेडिकेशन है वो मौजूद है। बस जस्ट डायग्नोसिस हो जाए कि ये दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, ठीक है, तो उसको फौरी तौर पर इसका यानी कि इलाज हो सकता है और इस पर ये काबिल इलाज बीमारी है इफ़ इट इज़ नॉट लेट, और ह्यूमन अपनी बॉडी भी इसको डिफेंड करने की कोशिश करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे एलर्जी को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।